जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी। प्रैक्टिस सेट एक तो हमने कर लिया था और दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हमने लगाया हुआ है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेवल आपका रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट लगाया है। सबको टेस्ट लगाना है और लाइव चैट बॉक्स में अपना आंसर देना है। इसमें सभी क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। आपका जीके के रहते हैं 15 क्वेश्चन, आपको ध्यान ही है। 15 आपके जीएस के रहते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आने लगे हैं। तो इस तरह से आपका पैटर्न है, आपको ध्यान ही होगा, एक बार मैंने बता भी दिया है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लगा रहे हैं आज का हमारा पेपर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये आपको बताना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑप्शंस आपके सामने हैं तो जल्दी बताएं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मान बुकर पुरस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो मान बुकर पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है किस खेल से संबंधित है। शिवाजी स्टेडियम तो आपको पता है ये कई बार न्यूज़ में भी रहता है। तो शिवाजी स्टेडियम जो है वो हॉकी से संबंधित है। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी तो ये कावारती में स्थित है। कावारती, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जापान की मुद्रा का नाम क्या है। देखो मुद्रा से और पुरस्कार से एक क्वेश्चन लगभग रहता ही है हमेशा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जापान की मुद्रा बतानी है आपको। तो जापान की मुद्रा येन होती है। ठीक है, क्या मुद्रा है जापान की, येन। सी ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा यहाँ से। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप तो सांची का स्तूप जो है मौर्य राजा अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अशोक, ए ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। मतलब किस देश से ये आइडिया जो है वो लिया गया है। तो ये आइडिया जो है आपका वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं और फिर मैथ और रीजनिंग में तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम जल्दी करेंगे जीके और जीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, देखो जो अपनी आर्मी वाली बुक है उसमें मैंने जो हिस्ट्री है उसमें एक पेज ऐसा दिया है जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उसमें कौन जीता था, कौन हारा था और किन के मध्य युद्ध हुआ और कौन सी सन में हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब कुछ चीज़ें एक ही सारणी में दी हुई है ताकि आराम से आप लोग याद कर सकें। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, आपके घर पे आ जाएगी बुक। और अगर लॉकडाउन चल रहा है, किसी के घर पे बुक नहीं पहुंच पा रही है, डिलीवर नहीं हो पा रही है, तो आप लोग ई बुक भी ले सकते हैं। ई बुक जो फुल सिलेबस टॉपिक वाइज बुक है ना, उसकी तो ओनली 30 रुपये में है और जो प्रैक्टिस सेट है वो ओनली 20 रुपये में। तो 20-30 रुपये कोई खास भी नहीं होते। वो भी टेक्निकल टीम जो आपके लिए वर्क करती है, टाइपिंग वगैरह करती है, रेगुलर आपके लिए तैयार रहती है, तो उनके लिए लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, बुक भी, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो तराइन का युद्ध आपको बताना था किन के मध्य हुआ। तो तराइन का युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ये 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध तराइन का जो था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें छल से जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और फिर वो अपने साथ गजनी उनको ले गया था। तो इस तरह से ये युद्ध रहा था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है।
ठीक है, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। वैसे ये जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये चेंज भी होते रहते हैं क्योंकि इसमें संशोधन भी टाइम टाइम पे किया जाता है। जो है, अब मानो विवेक एक्सप्रेस चल रही है सबसे ज़्यादा दूर, फिर कोई और रेलगाड़ी भी हो सकता है जिसका मार्ग और आगे तक बढ़ा दिया जाए, तो ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। बट अभी हम अगर ऑप्शन के हिसाब से इसको देखेंगे तो विवेक एक्सप्रेस जो है यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? 11वां क्वेश्चन आपके सामने। तो गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस और चित्रा, ये सभी कृतियाँ जो हैं वो रविंद्रनाथ जी के द्वारा रचित हैं, तो यहाँ पे ये सभी डी ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, नदी के किनारे स्थित जो शहर हैं या जो देश हैं उनके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, और आर्मी को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आर्मी इनको बार बार रिपीट करती रहती है और पूछती रहती है। तो यहाँ पे कानपुर पूछा है, कानपुर आपको बताना है, तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? ये आपको कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन 6-7 बार रिपीट हुआ है कोलकाता वाला, और 2 बार कानपुर वाला भी आ चुका, तो जो मेरे देखने में है, इससे ज़्यादा बार भी आ सकता है, ठीक है। तो कोलकाता वाला बताएं। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी दोस्तों? हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला, तो यह फरीदाबाद में आयोजित होता है, जो कि हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में, तो ए ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। देखिए, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, और हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, हॉकी के उम्दा खिलाड़ी थे ये मेजर ध्यानचंद। इनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। समझ गए? चलो आगे, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, और अभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे। तो मैग्ना कार्टा जो है वो मौलिक अधिकारों को कहते हैं। किसको कहते हैं? मौलिक अधिकारों को। बी ऑप्शन सही लग जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है। देखिए दोस्तों, ये आपके जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और जीएस के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी दोनों रहेंगे, और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है, बताइए। तो निष्क्रिय गैसों का वर्ग जो है वो 18वां है, ठीक है। इनका जो संयोजकता समूह है वो पूर्ण रहता है, तो ये जो है दूसरी जो तत्व होते हैं उनसे अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इनको निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, जैसे ऑर्गन है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे में जंग लगना निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है? देखो, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है, या आप इसको संचारण भी कह सकते हैं, कई बार ऑप्शन में वो होता है तो। और यहाँ पे हमें और ही बेहतरीन आसान सा ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर हम जो है सी ऑप्शन में दिया है, और ए और सी दोनों यहाँ पे देखो, ये तो ज़्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन होगा उसके साथ हमें जाना है। कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं, और जो एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो उसके साथ हमें जाना होता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण भी सही होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन में, तो इतनी बात भी ये इसकी सही होती है। और ए और सी दोनों कह रहा है ये, तो ए और सी दोनों, तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही लग जाएगा। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसमें सही लगा लेंगे 17वें क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? दूध से दही बनने के लिए, यहाँ पे सारे वही क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी आपको बताना है। तो इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही लगेगा, ठीक है। सभी लोग अपने जवाब देते रहें, और लास्ट में देखें कि कितने आंसर हैं आपके जो सही हुए हैं। अगर जिसने 45+ आंसर दिए हैं ना,
तो वो समझ लें कि आपका सिलेक्शन श्योर है। और जिसके कम रहे हैं उसको और तैयारी की ज़रूरत है, और तैयारी करो, ठीक है। जिनके 100 नंबर भी हैं ना, वो भी इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे 100 नंबर हैं हमारी तैयारी कम है, हाँ, इतना बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। सीरियसली बच्चों के फ़ोन आते हैं और उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप भी अच्छे से तैयारी करते रहो। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो पराबैंगनी किरणें, इनको भी रोकती है, अवरक्त किरणों को भी रोकती है, आगे एक्सरे और गामा किरणें। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों ऑप्शन देना चाहिए था। यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए था? दोनों, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को तो रोकती ही है ओजोन परत, और वो अवरक्त किरणों को भी पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? हम जाते हैं पराबैंगनी किरणों के साथ। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। पर इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें या तो आपको दोनों का ऑप्शन मिलेगा या फिर इनमें से एक ही मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पराबैंगनी किरणों के साथ जा रहे हैं और दोनों का ऑप्शन आए तो दोनों कर देंगे। अवरक्त किरणों को भी रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं, किससे निष्कर्षित करते हैं लिटमस को? तो यहाँ पे लाइकेन के द्वारा, लिटमस पत्र जो है वो लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तरंग के प्रकार हैं, तरंगे कितने प्रकार की होती है? तरंग वाला पूरा लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है बोर्ड पे, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। वो लेक्चर आप देखना, आपको साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे तरंग के प्रकार देख रहे हैं। देखो मैंने बताया था तरंग जो है वो यांत्रिक और अयांत्रिक दो प्रकार की होती है। तो जो अयांत्रिक वाली तरंग है उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो यांत्रिक और ये विद्युत चुंबकीय तरंग, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो सी यहाँ पे आपका सही आंसर लगेगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पर। तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है, आपको पता होनी चाहिए। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही लग जाएगा, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आपको बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही लग जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन लगा लो। माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम, माइनस जरूर देखना क्योंकि आपको ध्यान है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, कौन सी दिशा में ठहरता है ये आपको बताना है। तो ये नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है स्वतंत्र चुंबक जो है। तो ए ऑप्शन सही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश ये बताना है आपको। तो देखो जो गतिशील विद्युत आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ए ऑप्शन सही लगेगा आपको। जो मोटर्स वगैरह होती हैं वो इस सिद्धांत पर जो है आगे कार्य करती हैं। आपको जब टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी तो मैं अच्छे से इसको कवर करवा दूंगी। अब 26 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, ये अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने जो क्लास हुई थी उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर है, कोशिका का रसोई घर है मतलब कहाँ पे जो है खाना वाना बनता है कोशिका का, वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है। अंतः श्वसन के समय वायु के गमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जब आप श्वास लेते हैं तब वायु के गमन का सही क्रम क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो वायु आती है वो नासाद्वार में आती है, फिर आती है ग्रसनी में, उसके बाद आती है कंठ में, उसके बाद आती है श्वास नली में और फिर कूपिकाओं में जाती है। ये क्रम आपका रहता है।
हम क्या घर से क्लास बना रहे हैं साथियों, अभी स्टूडियो में नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको पता ही है। तो घर पे क्लास बनाने का ये दिक्कत है कि जैसे ही मैं क्लास बनाने लगती हूँ, मेरा जो डॉग है वो बोलने लग जाता है। शायद उसको भी पढ़ना होता है, क्या करना होता है मुझको बिल्कुल नहीं आइडिया, पर वो उसी टाइम बोलना स्टार्ट कर देता है। पूरे दिन आराम से चुप बैठा रहता है। अब देखिए लगातार बोलेगा जब तक मैं करती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा परेशान नहीं हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़े ही रहे हैं अब तो। मानव का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में कितना धड़कता है मानव का हृदय? तो ये 72 से 75 बार तक धड़कता है। ठीक है, यहाँ पे 72 से 75 बार ऐसे दिया हुआ है, तो हम कर लेंगे इसको, ए ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? देखो रोग से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ऑलमोस्ट हमेशा आता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो होता है रात में कम दिखता है, इस रोग में इस तरह से रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए युक्त चीज़ें खानी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो ये हमने जीके और जीएस के क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बचते हैं, तो कॉपी पेन ले आओ और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ साथ साथ में, और लास्ट में बताना किसके कितने ज़्यादा सही हुए क्वेश्चन। ठीक है, ओके। जीके एंड जीएस के आपके क्वेश्चंस तरुणा मैम ने अच्छे से करवा दिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, मैथ्स। और फोर्थ पार्ट क्या होता है? रीजनिंग। मैथ्स के 15 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आर्मी के लेवल को देख के बनाया गया है, तो आप अच्छे से इसको ट्राई करें साथ साथ में सोल्व करने की। ईजी है क्वेश्चंस, मैंने ओनली हिंदी में लिखे, बट मैं साथ साथ में इंग्लिश बता दूंगा, तो इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 31 की बात हो रही है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है? अविभाज्य संख्या मतलब जो अनडिविजिबल संख्या, अनडिविजिबल नंबर बोल सकते हो आप, इनमें से बतानी है जो मतलब अविभाज्य संख्या नहीं है। कुछ तो ऐसी हैं जो विभाज्य है और कुछ है जो नहीं है, तो वो अपने को बतानी है। देखो 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, मतलब 5 में क्या है, 5 का भाग जाता है और 1 का जाता है। ठीक है, 7 का जाता है, 1 का जाता है। 9 में 3 का जाता है, 9 का जाता है, 1 का जाता है। 11 में 11 का जाएगा, 1 का जाएगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसमें 3 का भी भाग जा रहा है। तो प्राइम नंबर क्या होता है इंग्लिश वालों के लिए, और इसके लिए बोल सकते हैं अभाज्य संख्या या अविभाज्य संख्या, एक ही बात है, जिनमें खुद का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो। तो वो अपना ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। ये रहा, किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 के घन के बराबर है, तो वह संख्या बताओ। इंग्लिश वालों के लिए कि कोई एक नंबर है, उसका स्क्वायर करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 के घन के बराबर हो जाएगा, मतलब 18 का क्यूब के बराबर हो जाएगा। लेट्स एज्यूम कि एक नंबर है, अपने को मान लेना है कि नंबर x। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाना, मैथ अपने अपने सोल्व हो जाएगी। किसी संख्या के वर्ग, तो संख्या अपने x मानी, तो x का वर्ग का 2 गुना किसके बराबर है? 18 का घन है, तो 18 का क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, 18 का क्यूब 18 इंटू 18 इंटू 18 होता है। ठीक है, अब क्या अपने को वह संख्या बतानी है। संख्या क्या मानी थी? x, तो इस 2 को गुणा में इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये इतना है, तो x कितना आएगा? x आ जाएगा अपना 3 इंटू 18। ठीक है, आप करोगे तो ऐसा देखो कि 18 2 है, तो वर्ग जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 बचेगा, और 9 को क्या लिख सकते हो आप? 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 18 मतलब 54। एक फर्स्ट ऑप्शन आ गया 32 का। ठीक है, बहुत लोगों का आ भी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33। अच्छे से PDF बनाइए, मैंने सबको समझ आ जाएगा, अच्छे से स्क्रीन पे दिखेगा भी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
मतलब इंग्लिश वालों के 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, एंड 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 मतलब 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का दोनों का डिफरेंस बताना है। तो अपने को पता है कि जो 4 अंकों की होती है वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9, सिंपल है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी तो होगी 999 और सबसे छोटी 100 मतलब 100। इन दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों को माइनस कर दो, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, या कितना हो गया 9। तो ये अपना उत्तर आ गया 9899, 9899 फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ईजी है, ऐसी मैथ आती है। ओके, एक ये रिलेशन वाला क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलता है। वर्तमान में पिता व पुत्र की कुल आयु, माना कि आप कुछ भी मान लो कि पुत्र है वो x है और पिता है वो y है, ठीक है। तो एक समीकरण तो इससे बन जाएगी, कुल योग वर्तमान में, ये वर्तमान की मानी है मैंने x और y, तो एक समीकरण होगी x + y = 50। एक समीकरण होगी 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात x क्या हो जाएगी, x + 10। ओके, x + 10 और उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है। इंग्लिश वालों के लिए करंट जो एज है ना, उनका कुल मतलब एडिशन ऑफ करंट एज, एक फादर है एक सन है, उनका एडिशन है 50 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स उनका जो एज का रेशियो है वो 5:2 हो जाता है। तो उनकी जो अभी करंट में जो एज है वो बतानी है कितनी है, तो x/10 / y/10, ये अनुपात बताया 5:2। एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, 2 समीकरण 2 अज्ञात हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप हल आराम से कर सकते हो। ओके, एक और चीज़ बताऊँ मैं इस केस में आपको कि वर्तमान में पिता पुत्र कुल आयु 50 है। तो सबसे पहले आप क्या करना, एक तो ऐसे सोल्व हो जाएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन से आप x की जगह 50 - y रख देना। अगर यहाँ पे आप 50 - y रखोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 100 - 2y = ये 5 से 1 सेकेंड, ये 10 भी था तो 120 हो जाएगा। 120 - 2y = 5y + 50, तो ये हो जाएगा 70 और ये 7y, तो y आ जाएगा 10। y 10 है तो y 10 यहाँ रखेंगे तो वो x 40। अब देखो, एक तो ऐसे 2 समीकरण बना के कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका है ऑप्शन से करना, ठीक है। वर्तमान में पिता व पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष बता रहा है, मतलब दोनों का योग 50 आना चाहिए जो भी ऑप्शन में। तो 40 और 50 मतलब 40 और 10 का योग 50 होता है। 20 और 10 का योग 50 नहीं होता, काट तो इसको, ये तो नहीं हो सकता। 10 और 20 का भी नहीं हो सकता, 40 और 20 का भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये सही है, आसानी से था, इजी हो गया। तो ये एक ट्रिक होती है ऑप्शन से करना, तो ट्राई करना पहले ऑप्शन से, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समीकरण बना के कर सकते हो, कोई ट्रिक मत अपना लेना, ईजी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35। ए व बी का आय का अनुपात 3:2 है। यदि कुल आय 1000 रुपये तो ए की आय, मतलब एक ए है एक बी है, दोनों का आय का अनुपात 3:2 बताया है और कुल आय 1000 रुपये है, ठीक है। तो ए की आय बतानी है। देखो, ए की आय का अनुपात बताया, एग्जैक्ट आय नहीं बताई। इंग्लिश वालों के लिए एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। ए और बी है जिनकी इनकम का रेशियो दे रखा 3:2 और उनकी कुल इनकम मतलब टोटल इनकम इज़ 1000। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए, ये पूछा अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए देखो, ए का 3 है, बी का 2 है, तो टोटल कितना हो गया। अगर इसको मैं टोटल लिखूँ तो टोटल हो गया अपना 3 + 2 5 हो गया। ए का निकालना है तो ए का ऊपर लिख दो, नीचे टोटल लिख दो, गुणा में जो भी प्रॉफिट या इनकम है 1000 है तो 1000 लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 10 2 200 × 600, तो 600 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इजी था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान उम्र क्रमशः 14 और 17 के अनुपात में है। अब देखो, ये अनुपात दिया है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 17 और 20 हो जाता है। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो, इंग्लिश वालों के लिए। विशाल और शेखर की जो करंट एज है उनका रेशियो 14:17 है, ठीक है।
उसके बाद ये बोला है कि आफ्टर 6 ईयर्स उनकी एज का रेशियो 17-20 हो जाता है। तो शेखर की जो करंट एज है वो बतानी है। तो ऐसे केस में विशाल को वी लिख देता हूँ, मैं शेखर को एस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वी की मान लो मैं एक्स लिख देता हूँ और इसकी वाई लिख देता हूँ। तो एक तो हो गया एक्स बट्टा वाई हो गया अपना 14/17। एक समीकरण आ गई। 2 समीकरण बनानी होती है क्योंकि 2 अज्ञात हो गए एक्स और वाई। दूसरी है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का उम्र का अनुपात। तो 6 वर्ष एक्स प्लस 6 बट्टा वाई प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 17/20। 2 समीकरण 2 अज्ञात। ऊपर वाली समीकरण से x या y कोई एक निकालना, नीचे वाले में रख देना, उत्तर आ जाएगा। ऊपर वाली से अगर मैं बोलूँ आपको x निकालो तो x निकालने के लिए ये वज्र गुना हो जाएगा, है ना। तो ये x हो जाएगा यहाँ से 14/17y। तो 14/17y यहाँ पे रख देना x की जगह और ये हल कर लेना। आसान सा है, हल हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये ऑप्शन से करने की अगर ट्राई करें तो उम्र का अनुपात 14/17। अच्छा, एक की पूछी है तो ऑप्शन से कर नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उस 37 की बात हो रही, उस उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ा वाले आयताकार में उद्यान का क्षेत्रफल। ओके, इंग्लिश वालों के लिए एक गार्डन है, उसकी लेंथ पूछी है और उसकी हाइट या ब्रेड्थ कुछ भी आप बोल सकते हो, वो 50 मीटर दे रखी है। तो उसका अच्छा एरिया भी दे रखा है 300 वर्ग मीटर। तो उसकी ओके सिंपल है, अपने को पता है आयताकार है तो रेक्टेंगल एक गार्डन है, उसकी हाइट और वो चौड़ाई वगैरह दे रखी है। ओके, तो अपने को पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सबको पता है, इंग्लिश वालों को भी पता होगा, L/B होती है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 300 दिया है, लंबाई अपने को पूछी है और चौड़ाई कितनी है 50। ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगी तो 300/50, 0 से 0 5 6, तो कितने आ गई 6 मीटर। तो ऑप्शन थर्ड सही है। आसान। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 नंबर जोड़ करना है, पहले दूसरी क्लास में होता है वैसे, चलो करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और कुछ नहीं करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो आगे क्या है 101.01। ठीक है, आगे क्या है 11.11, जोड़ दो। लास्ट में यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 0.113 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन 2 दिख रहा है मुझे, आपको भी। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और सीधे जोड़ते जाना है, और घटाना हो तो घटा भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, एक गाड़ी ए से प्रारंभ करती है और 10 किलोमीटर, ओके ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक बार बता देता हूँ। 39 की बात हो रही है। एक गाड़ी ए से आरंभ करती है और 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। एक गाड़ी है ए पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड चलती है और वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वो अपने राइट साइड में 15 किलोमीटर चलती है। देन फिर राइट साइड में 10 किलोमीटर चलती है, गाड़ी की बात हो रही है। और वो एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुई थी और पॉइंट बी पे पहुंच जाती है। तो दोनों के बीच में अब डिस्टेंस क्या है, चलो। एक तो नॉर्थ साउथ आपको पता ही होगा कैसे होता है, ये ऊपर हमेशा पेपर में हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। साउथ लिख सकते हो, इधर आपका ईस्ट होगा और इधर आपका वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ए है, यहाँ से शुरू हुआ। ए गाड़ी ए से प्रारंभ 10 किलोमीटर उत्तर, तो ये 10 किलोमीटर गई उत्तर की तरफ। ठीक है, वह अपने दाहिनी ओर, अब देखो ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो राइट साइड किधर होगा, इधर। तो दाहिनी ओर कितनी गई 15। ठीक है, फिर अपने दाहिनी ओर अब इधर जा रही है तो इसका राइट किधर होगा, नीचे की तरफ, 10 किलोमीटर इधर चल गई। ठीक है, और ये पॉइंट ये बी पे पहुंच गई तो वह ए और बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये 10, ये 10 बराबर है, तो ये बीच की कितनी होगी 15। ऑप्शन 2 सही। आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्शन का था, मैंने बुक में बहुत अच्छे से करवाए हैं तो वो आप कर लेना एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होगा। ये एक थ्योरम होती है जो 7th 8th क्लास 6th में आना स्टार्ट हो जाती है। वैसे
ट्राइंगल होता है ना, उसके जो अंदर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका एडिशन कितना होता है। तो हमेशा याद रखना, ट्राइंगल के जो सभी एंगल होते हैं ना उनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन 1 सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात हो रही है। ओके, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 रुपये, लाभ प्रतिशत 33 से 1/3 है, ये 33 से 1/3% है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इंग्लिश वालों के लिए एक वॉच है जिसका सेलिंग प्राइस 3200 है एंड जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज 33.1/3%। ओके, तो घड़ी का उस जो वॉच है उसकी जो कॉस्ट है वो बतानी है, मतलब क्रय मूल्य बताना है उसका। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले जो पूछा है उसको 100 मान लेते हैं, कि अगर माना कि वो 100 रुपये की चीज़ थी तो उस पर लाभ अगर 33 से 1/3% है तो 100 प्लस 33 से 1/3 कितना हो जाएगा, 133 से 1/3%। सॉरी, इतना अगर 100 की होती तो इतने में वो बेचनी पड़ती, पर वो बेच कितने में रहा है, 3200 रुपये में। तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं, जो बेचने वाली चीज़ होती है ना उसको ध्यान रख के एक एक नियम से सोल्व करते हैं। कोई सूत्र वूत्र नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सूत्र वैसे एक एक नियम वगैरह से बनते हैं, कोई सूत्र होता नहीं है। ठीक है, अगर वो 133 सही अपने को क्रय मूल्य निकालना, 133 सही 1/3 में बेचता तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100 रुपये। अगर वो 1 में बेचेगा तो 100/133 सही 1/3। अगर वो 3200 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणा में 3200। सिंपल है। अब इसको तो सरल करना है, तो 133 से 1/3 को अपने कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 एका 3, मतलब 400/3, 400/3 लिख सकते हो इसको आप, इस पूरी चीज़ को। एक बार मैं थोड़ा सा ये काट देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400/3। ओके, तो 100/400/3 मतलब ऊपर 3 गया और गुणा में 3200, तो 2 0 से 2 0, 8, तो 8 मतलब 2400, 2400 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था, तो 100 मान के कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ओके, 42, अपनी क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों में 3/4 भाग के सही उत्तर दिए। एक मोनिका नाम की लड़की जिसको क्विज पूछा गया उसमें से 3/4 क्वेश्चन के उसने सही आंसर दिए। तो बताओ कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए। इंग्लिश वालों के लिए, मोनिका नाम की गर्ल है, उसको एक क्विज लिया गया, उसने जो भी उसको क्वेश्चंस पूछे गए 3/4 उसने सही आंसर दिए, मतलब अगर 100 पूछे तो 75 उसने सही दिए, 3/4 सही आंसर दिए। तो कितने सही आंसर नहीं दिए वो पूछा है। ओके, तो आसान है कि अगर 100 होता तो अगर 1 है तो उसने 3/4 सही दिए। अगर 100 है तो परसेंटेज में निकाला ना अपने को, तो परसेंटेज में 3/4 मतलब 3/4 कितना होता है, 75% होता है। तो 75% तो उसने सही आंसर दिए। कितने परसेंट उत्तर सही नहीं दिए, तो वो कितना हो गया, 100 में से 75 माइनस कर लो, 25%। आसान था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। ओके, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सब लोगों को बहुत ही आसान लग रहा होगा। किलोमीटर अगर मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड की जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलता हो, 18/5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी गुणा करते हैं। ओके, बट ये तो कुछ अलग चीज़ है। इसने बोला कि 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहले तो इसकी चाल निकाल लेते हैं अपने जो दिया है उसी टर्म में। तो चाल क्या होता है, दूरी है 600 बट्टा समय है 5 मिनट। इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि एक पर्सन है जो 5 मिनट्स में 600 मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर देता है, तो उसकी जो चाल है, चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड की किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये कितनी हो जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 5, तो 120 हो गया। 120 ये है किसमें, मीटर प्रति मिनट है। तो मीटर को पहले किलोमीटर में बदलो, तो एक इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 के भाग देते हैं।
ठीक है। अब आ गया टाइम। टाइम को कैसे करोगे कि नीचे था टाइम तो टाइम है अपना मिनट में, तो इसको अपने को घंटा में बदलना है। तो 1 मिनट में कितने का 1/60 घंटे होते हैं। तो 1 2 कट गए, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये हो गया 36/5। तो कितना आ जाएगा 9.6। ठीक है, आसान, इतना ही आएगा ना। 5 7 35 नहीं, 5 7 35 और 1 5 2 10, 7.2 आएगा। ऑप्शन 4 आएगा। सब लोगों का आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 9 की पावर 3/2 है, तो इसको थोड़ा सा अपने को सरल फॉर्म में लिखना है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं अपने, 3 की पावर 2, इस पूरे के पावर 3/2 है ना। तो 3/2 है, ये ऊपर वाले आपस में गुणा हो जाएंगे, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 2 गुणा 3/2। 3 की पावर में है ये, तो 2 से 2 उड़ गया, तो क्या हो गया 3 की पावर 3, मतलब 3 × 3 × 3 कितना आ गया 27 उत्तर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है अपना मैथ्स का, फिर आएगी रीजनिंग। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, ओके, ये A है, ये B है, C। कोण A का मान 71 है, ये 71 है। कोण B का मान ये वाला अपना है 43। तो कोण C का मान ये पूछा है। तो अपने को पता है त्रिभुज के सभी कोण होते हैं ना, मान लो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, सभी कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो 2 अपने को दे दिए, कितना 71 प्लस 43 प्लस तीसरा मान लिया x बराबर 180। तो 180 में से ये दोनों जोड़ के घटा दो, कितने आएगा, लास्ट में है 4 7 4 11, 114। 180 में से 14 माइनस कर लो तो लास्ट में आएगा 6, और 9 में से 1 गया 8, सॉरी 1 7 में से 1 6, तो 66 डिग्री, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। ओके, अब आ गया रीजनिंग का पोर्शन। बहुत इजी सी रीजनिंग आती है आर्मी जीडी में, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प चिन्ह। वृहत विशाल, मतलब इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ, बड़ा विशाल दोनों सेम चीज़ है ना, मतलब बिग और लार्ज दोनों सेम है ना, बिग और लार्ज। तो ऐसा ही इनमें से बिल्ली और बाघ सेम तो नहीं लग रहा। गर्मावट और पाला अलग अलग, दोनों डिफरेंट है। गोल मटोल और मोटा ये सेम लग रहा है, तो ये ऑप्शन। शादी और दावत अलग अलग चीज़ है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से, मतलब जो बाकी से अलग हो, डिफरेंट हो, वो चुनना है। इंग्लिश वालों के लिए भी हो गया। नदी, महासागर, झील, वर्षा। तो नदी, महासागर, झील इन सब में तो पानी भरा जाता है। वर्षा एक अलग रूप है पानी का, मतलब ये वर्षा से भी पानी इन सब में आ सकता है। तो वर्षा मतलब रेन अलग हो जाएगा बाकी सबसे, क्योंकि ये तो पानी, ये तो एक निकाय बोल सकते हो पानी का, बट ये तो खुद ही एक बारिश है। बारिश तो इन तीनों में जा सकती है, डिफरेंट चीज़ है। ओके, आगे देखते हैं। इनमें क्या पूछा है कि अपने को आगे नंबर क्या होगा, ये पूछा है, राइट। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनमें देखना पड़ेगा कि कोई पैटर्न हो रहा है क्या, कोई पैटर्न लागू है क्या। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये 2 गलत है, यहाँ पे 2 गलत है, इतना ही है, एक 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। चलो देखते हैं। 6 12 रीजनिंग की क्लास आपको सीमा मैम अच्छे से पढ़ा रही है, मैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो 6 और 12 मतलब 6 से 12 हो रहा है, 21 हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब प्लस हो रहा होगा कुछ। 6 और 12 के बीच में देखें गैप कितना है, 6 + 6 है। 12 और 21 के बीच में आप देखोगे तो कितना गैप है, +9। 21 और 31 के बीच में +12। आगे क्या है देखो, यहाँ देख रहे हो 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। अगर मैं इसमें 15 जोड़ूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा। तो 15 और 33 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 48 का 48 आंसर, मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत प्रश्न
मतलब ये जो सीरीज़ है इसमें कोई एक ऐसा डिजिट है जो गलत लिखा गया, वो अपने को बताना है 49 में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूर करेंगे। इन्होंने जैसा भी लिखा है सही का गलत करने का काम अपना है, वो भी करके दे देंगे इनको। ठीक है, 44 है ये, 45 55 है, 61 है और 69 है। ओके, तो 13 24 29 के बीच में गैप कम है, फिर थोड़ा ज़्यादा गैप आया, फिर इन कम आया। मतलब ये एकदम सीधा तो नहीं है, एक एक छोड़ के देखते हैं। इनमें गैप देखते हैं, फिर इनमें गैप देखते हैं, फिर इनमें गैप देखते हैं, ऐसा ऐसा करके देखें, क्या पता कुछ हो जाए। ओके, 13 और 29 मतलब 16 प्लस 16 हो रहा है, 24 और 39 मतलब प्लस 15 हो रहा है। ठीक है, 29 प्लस 16 करूँ तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 में ओके ऊपर देखूँ तो ये प्लस 15 हो रहा है। अगर 44 है, 44 में प्लस 16 करूँ तो प्लस 16, राइट, अल्टरनेट में प्लस 16, तो 44 प्लस 16 तो होता है अपना 60। बट ये मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे 45 होगा, 45 प्लस 16 61 आ रहा है, तो ये 44 वाला ही गलत है। ठीक है, ऐसे आपको देख लेना है। अगर अंतर लगभग ऐसे बढ़ता हुआ सा दिखे थोड़ा थोड़ा तो प्लस होगा, घटता हुआ सा दिखे तो माइनस होगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो वर्ग हो सकता है, गुणा हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। तो अभी इसमें मैं देख रहा था 13 से सडनली 24 हो गया, मतलब कुछ प्लस हुआ होगा या गुणा हुआ होगा। फिर 24 के बाद में थोड़ा ही बढ़ा ये 29 हुआ, इसका मतलब मुझे लगा कि सीधा तो नहीं, एक एक छोड़ के देखते हैं। तो 13 से 29 देखा तो मुझे 16 का अंतर आया, फिर आगे देखा तो 16 का अंतर आना चाहिए था बट 15 का आया, आगे देखा तो 16 का ही आ रहा है, ऐसे गया तो ये वाली संख्या मुझे गलत दिखी। ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग भी होगी मैथ्स भी होगी। मज़ा आ गया पेपर करने में, आपको भी आया होगा। चलिए, चिन्हों की किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए कि यहाँ पे जो साइन दिए हैं प्लस माइनस गुणा भाग वाले, वो कुछ गड़बड़ हो गए हैं, उनको कैसे चेंज करें, इंटरचेंज करने आपको कोई दो, तो जिससे ये इक्वेशन एकदम सही बैठ जाए। ठीक है, 35 है प्लस है 7 गुणा 5 भाग 5 माइनस 6 बराबर 24। ठीक है, कोई दो अपने को साइन चेंज करने हैं। ओके, तो दो करने हैं, गुणा को पहला ऑप्शन गुणा को माइनस करूँगा मैं, इसको माइनस करूँगा तो 7 मतलब ये बैठेगा नहीं। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको इससे चेंज कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कर दूं मैं, 35 भाग 7 गुणा 5 प्लस 5 माइनस 6, तो क्या ये 24 आएगा। चलिए देखते हैं, 35 में 7 जाए तो 5 गुणा 5 प्लस 5 माइनस 6 बराबर 24। देखते हैं, 5 गुणा 5 25, 25 और 5 30, 30 माइनस 6 24, 24 बैठ गया। तो प्लस को भाग से इंटरचेंज कर दो, मतलब भाग या प्लस को दोनों को इंटरचेंज कर दो। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है, भाग और प्लस को दोनों को आपस में चेंज कर दो। ठीक, तो ये काम अपना हो जाएगा। ओके, आगे मैंने लिखा ई बुक की PDF ले लेना, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस पेपर, इन दोनों में से कोई भी बुक ले लेना। वैसे दोनों ले लो तो बेटर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता दूं, कई लोगों को कन्फ्यूज़ रहता है कि कौन सी बुक लें। देखो, ये वाली बुक है ना, ये है आपकी फुल सिलेबस बुक, इसकी हमने ई बुक भी बना रखी है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी है, तो घर पे आप मंगवा के पढ़ना है तो अभी लॉकडाउन में कई पिन कोड पे सर्विसेबल नहीं है, तो आपको शायद कई जगह मिलेगी नहीं, पर जिनको मिली है उनको ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको ई बुक बना रखी है, सस्ती है, 30 रुपये में आपको ये मिलेगी, 30 रुपये में ये मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, पूरी स्कैन की हुई बुक है, फुल सिलेबस बुक है, और गारंटी है कि 35 से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आपने ये पूरी पढ़ ली 2-3 बार, उसके बाद हमने प्रैक्टिस पेपर बनाया। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर घर पे मंगवाना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 20 रुपये में ई बुक मिल जाएगी, 20 ये 30। तो अगर दोनों के अभी एग्ज़ाम आपके जून जुलाई में एग्ज़ाम है ना, तो अभी ई बुक ले लो, क्योंकि मंगवाने के चक्कर में 10 दिन तो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ई बुक लो, और ये 30 रुपये की, ये 20 रुपये की, पहले ये पढ़ो 2-3 बार, उसके बाद ये प्रैक्टिस करो, आपके मोबाइल में PDF पहुँचेगी जीमेल के थ्रू। ठीक है, सिंपल है, तो ये ई बुक पढ़ लेना। और आज का अगर मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो, आगे कैसा लाना चाहिए, वो सब कमेंट में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।